दोस्तों प्रॉम्प्ट्स के बारे में जितनी वैल्यू आपको आज की इस वीडियो में मिलने जा रही है, अगर इतनी वैल्यू आपको किसी पेड कोर्स के अंदर भी मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, ऐसा है क्या? इतना बड़ा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और मुझे ऑडियंस की तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस मिला है। प्रॉम्प्टिंग के बारे में ये जो कोर्स है, इसको मैं एक ऐसी तरतीब में आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आपके जहन में कुछ भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। आपको बहुत अच्छे से ना सिर्फ समझ आएगी बल्कि आपको समझने का मज़ा भी आएगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप एआई की फील्ड में काम करने वाले 90% लोगों से ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉम्प्टिंग को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करके आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हम वीडियो का जो पहला हिस्सा है उसमें हम ये समझेंगे कि ये जितने भी एआई चैट बॉट्स हैं, जिनमें चैट जीपीटी आता है, क्लॉड आता है, डीप सीक है, परप्लेक्सिटी है, इनको कैसे प्रॉम्प्ट दिया जाए कि हमें हमारी मर्जी के रिजल्ट हासिल हों। और दूसरे हिस्से में हम बाकायदा जो कंटेंट क्रिएशन होती है, जिसमें इमेज जनरेशन शामिल है, उसमें वीडियो जनरेशन शामिल है और वीडियो जनरेशन की बहुत सारी किस्में शामिल हैं। इसके अलावा प्रॉम्प्टिंग की कुछ खास टेक्निक्स हैं जो एआई के रिजल्ट को मज़ीद जो है वो शानदार बना देती हैं, हम वो भी सीखेंगे। और इसके अलावा हम रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट एक्सट्रैक्शन पे भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये सीखते हैं कि ये जो एआई चैट बॉट्स हैं, आखिर इनको कैसे प्रॉम्प्ट दिया जाए कि हमें हमारे मन चाहे रिजल्ट हासिल हों। दोस्तों, अगर आप चैट जीपीटी, डीप सीक और क्लाउड वगैरह का यूज कर रहे हैं लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है कि खराबी एआई में नहीं है बल्कि आपके प्रॉम्प्ट में है। दोस्तों, इन चैट बॉट से कुछ भी आउटपुट लेने के लिए हम इनको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को प्रॉम्प्ट कहा जाता है। अब ये प्रॉम्प्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो रिजल्ट्स बिल्कुल ही बेकार मिलेंगे। लिहाजा आइए सीखते हैं कि एक अच्छा और परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स लिखने के माहिर प्रॉम्प्ट्स इंजीनियर मौजूद हैं, ये कोई ऐसे ही मुंह उठा के प्रॉम्प्ट नहीं लिख देते, बल्कि ये प्रॉम्प्ट लिखने के लिए ख़ास किस्म का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और उस फार्मूला का नाम है क्रिटिक फार्मूला। सी से बनता है कॉन्टेक्स्ट, आर फॉर रोल, आई फॉर इंस्ट्रक्शंस, टी फॉर टास्क, आई फॉर इनपुट्स एंड सी फॉर कॉन्स्ट्रेंट्स। दोस्तों, इन लेटर्स की ये जो तरतीब बनाई गई है, CRITIC, ये इसको एक वर्ड की शक्ल देने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसकी जो असल अरेंजमेंट है उसमें पहले R आता है, फिर T, फिर C, उसके बाद डबल I और फिर C। अगर आप इस तरतीब के साथ इस फार्मूला पर अमल करेंगे तो आप प्रॉम्प्ट लिखने के माहिर बन जाएंगे। अब सबसे पहले आता है R, जिससे बनता है रोल। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने AI को उसका रोल जो है वो असाइन करना होता है। आपने उसको बताना होता है कि AI आपको किस हैसियत में जवाब दे। अगर समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ आसान करके समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक क्वेश्चन पूछते हैं किसी इंसान से, और क्वेश्चन ये है कि कारोबार में धोखा देने के क्या नुकसान होते हैं। अब अगर जिससे ये सवाल आप पूछ रहे हैं वो बंदा एक वकील है, तो वो आपको कानूनी नुक्ते नज़र से इसका जवाब देगा। यानी वो आपको बताएगा कि कारोबार में धोखा देने से आपके ऊपर केस हो सकता है, आपको इतने माह की कैद हो सकती है, आपको इतना जुर्माना हो सकता है। और अगर यही सवाल आप किसी बिजनेस एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि कारोबार में धोखा देने से कस्टमर ट्रस्ट जो होता है वो लूज़ हो जाता है, लोग आहिस्ता आहिस्ता उनका एतमाद आपके ऊपर उठ जाता है, आपके गाहक जो हैं वो कम होने लगते हैं और एट द एंड आपका कारोबार जो है वो ठप हो जाता है। और यही सवाल अगर आप किसी रिलीजियस स्कॉलर से पूछेंगे तो वो आपको जवाब देगा कि कारोबार में धोखा देना बहुत बुरी बात है, ये गुनाह है और ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद है। तो अब आपने देखा कि आपने एक ही सवाल पूछा लेकिन 3 मुख्तलिफ लोगों से उसका मुख्तलिफ जवाब मिला। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप यही सवाल AI से पूछेंगे तो AI के अंदर वकील की क्वालिटीज़ भी मौजूद हैं। मतलब AI जो है वो वकील भी है, वो एक रिलीजियस स्कॉलर भी है और वो एक बिज़नेस कंसल्टेंट भी है। तो इसीलिए आपने AI को ये बताना है, ये बात पूछने से पहले, कि वो आपको वकील बन के जवाब दे, बिजनेस कंसल्टेंट बन के जवाब दे, या वो आपको एक रिलीजियस स्कॉलर बन के जवाब दे। अब रोल के बाद आता है टास्क। इसमें आपने AI को अपना असल काम जो है वो बताना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने AI से बिज़नेस आइडियाज़ लेना है तो आपने उसको बताना है कि गिव मी बिज़नेस आइडियाज़। अब इसके बाद आता है C फॉर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपने AI को अपनी सारी सिचुएशन बतानी होती है। मसलन आपने बताना है कि आप बिज़नेस जो है वो कौन से कंट्री में, कौन से एरिया में करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों का जो जनरल बिहेवियर है कस्टमर्स का वो कैसा है, वगैरह वगैरह। सारी सिचुएशन आपने AI को क्लियर करके बतानी होती है। उसके बाद आता है I फॉर इनपुट्स। इसका मतलब ये है कि आप AI को कुछ एग्जाम्पल दे के उसको बात समझा सकते हैं। इससे क्या होता है कि AI को आपकी बात मज़ीद अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। जैसे आप उससे बिज़नेस आइडियाज़ लेते हुए उसको बता सकते हैं कि जैसा कि ऑनलाइन मोबाइल की जो एसेसरीज़ हैं वो बेचने का जो स्टोर होता है ऑनलाइन, इस तरह का बिज़नेस, इस टाइप का बिज़नेस। जब आप उसको कोई एग्जांपल देंगे तो उसको और ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी और वो आपको
बेस्ट से बेस्ट जवाब देने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है आई फॉर इंस्ट्रक्शंस। इससे आप क्या करते हैं कि आप AI आपको किस तरह जवाब देगा, आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, आप उसको बहुत सारी हदायत देते हैं। मसलन आप उसको कहते हैं कि मुझे ये जो इसका जवाब है वो एक बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में दें, या आप ये कह सकते हैं कि मुझे पैराग्राफ की शक्ल में जवाब चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि मुझे 10 बिजनेस आइडियाज़ दें, और हर बिजनेस आइडिया के बारे में 2 से 3 लाइंस के अंदर ये बताने की कोशिश करें कि ये आइडिया जो है ये क्यों अच्छा है और ये क्यों वर्क करेगा। आखिर में जो C आता है उससे बनता है कॉन्स्ट्रेंट्स। इसका मतलब ये है कि आपको AI के बारे में जिस चीज़ का डर है कि कहीं मुझे वो अपने रिप्लाई में ये इस तरह की बातें ना कर दे, तो आप कॉन्स्ट्रेंट्स में वो सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ भी आपने शामिल नहीं करनी, वगैरह वगैरह। दोस्तों अब आइए ये एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट की मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इस प्रॉम्प्ट का ये वाला हिस्सा जो अभी हाईलाइटेड है, इस पे इसको उसका जो रोल है ना वो बताया गया है, जबकि प्रॉम्प्ट का ये जो हिस्सा है इसमें AI को उसका टास्क बताया गया है। प्रॉम्प्ट के इस वाले हिस्से में सारा उसको कॉन्टेक्स्ट यानी सारी सिचुएशन और सूरत हाल बताई जा रही है। ये वाला हमारा इनपुट का पार्ट आ गया है, ये आगे इंस्ट्रक्शंस और आगे ये कॉन्स्ट्रेंट्स। तो दोस्तों ये RTCIIC वाले फार्मूला के मुताबिक एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट की एग्जांपल है। अब इस वाले प्रॉम्प्ट को जब आप चैट GPT में या क्लॉड या किसी भी जो AI चैट बॉट है उसमें जाके सेंड करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार किस्म का आउटपुट मिलेगा। दोस्तों अब तक तो आपने AI चैट बॉट्स को प्रॉम्प्ट देने का जो बेसिक तरीका है वो सीख लिया है, लेकिन प्रॉम्प्टिंग की कुछ खास टेक्निक्स ऐसी हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका रिजल्ट कई गुना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो आइए सीखते हैं कि वो कौन सी खास प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं जो AI के रिजल्ट्स को कई गुना और भी अच्छा कर देती हैं। दोस्तों जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कि AI को बिना कोई एग्जाम्पल दिए उसको प्रॉम्प्ट देना, जबकि सिंगल शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब है AI को सिर्फ एक एग्जांपल दे के उसको प्रॉम्प्ट देना। टू शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब है AI को 2 या 2 से ज़्यादा एग्जांपल्स दे के प्रॉम्प्ट देना। यहाँ पे ये जो शॉट का वर्ड है ये एक्चुअली नंबर ऑफ एग्जांपल्स को शो करता है, मतलब जीरो शॉट तो कोई एग्जांपल नहीं है, सिंगल शॉट तो मतलब 1 एग्जांपल, और फ्यू शॉट का मतलब है कि हम कुछ एग्जांपल्स का इसमें यूज़ करेंगे, वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। और मुझे चूँकि अच्छी तरह से पता है कि आपको जीरो शॉट, सिंगल शॉट और फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट की इस तरह से समझ नहीं आएगी, तो इसके लिए आप थोड़ी देर के लिए ज़रा AI की दुनिया से बाहर आएँ और हम हकीकी दुनिया में आके ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर पानी का गिलास पीना है तो आपने अपने घर में किसी फ़र्द को आपने कहना है कि यार मुझे पानी का एक गिलास दे दें, तो आपने जस्ट उसको ये कहना है कि भाई मुझे पानी का गिलास दे दें। आपको इसके लिए उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि पानी का गिलास कहाँ से उठाना है, किस तरह चल के फ्रिज के पास जाना है, फ्रिज का दरवाज़ा कैसे खोलना है और उसका दरवाज़ा खोल के पानी की बोतल कैसे निकालनी है, और किस तरह उस बोतल का ढक्कन खोल के पानी जो है वो उस गिलास में डालना है और पीने के लिए ला के देना है। तो मतलब आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि टास्क बहुत सिंपल है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आपने AI से कोई ऐसा काम करवाना हो जो बिल्कुल सिंपल हो और उसके लिए AI जो है वो ऑलरेडी ट्रेंड हो, तो फिर उसके लिए हमें AI को कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं होती, हमें जस्ट उसको इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि हमारा ये काम कर दे। मिसाल के तौर पे आप AI से पूछना चाहते हैं कि इटली का कैपिटल कौन सा है, तो आपने जस्ट उसको सिंपल ये कहना है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली, तो फ़ौरन से आपको जवाब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये इस तरह का जितना भी दुनिया भर का जनरल नॉलेज है वो इन AI चैट बॉट्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो दोस्तों आइए ज़रा जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैंने लिखा है टेल मी नेम्स ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ USA। तो ये मेरा प्रॉम्प्ट है जो मैंने चैट GPT को दिया है। तो इस प्रॉम्प्ट पे अगर आप गौर करें तो ये सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है, सिंपल सी उसको डायरेक्शन दी गई है जिसमें उसको कहा गया है कि मुझे USA की जो स्टेट्स हैं उनके नाम बताओ। इसके बारे में कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा टास्क है। और ये आप देखें कि उसने यहाँ पे हमें जो USA की जितनी भी वो 50 स्टेट्स हैं उन सब के उसने हमें नाम बता दिए हैं। अब ज़रा ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्ट की एक और मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, अब ये प्रॉम्प्ट देखिए जी, आई गिव यू अ पैराग्राफ इन इंग्लिश, यू हैव टू ट्रांसलेट दिस इनटू उर्दू, हियर इज़ द पैराग्राफ। तो हमने जस्ट ये सिंपल सा टास्क उसको दिया है कि मैं आपको एक पैराग्राफ दे रहा हूँ जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपने उसको उर्दू में लिख के देना है, और नीचे वो पैराग्राफ मैंने ये पेस्ट कर दिया है और इसको जब मैंने सेंड किया तो ये रहा जी उस पैराग्राफ का उर्दू में ट्रांसलेशन। आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ हम उस वक्त करते हैं जब टास्क बहुत सिंपल हो और उसके लिए जो AI है वो ऑलरेडी ट्रेंड हो, वो प्री ट्रेंड हो, जो डाटा उसको दे के ट्रेंड किया है उसी के मुताबिक अगर हम उससे कुछ पूछ रहे हैं तो फिर हमें ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर टास्क थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो, मिसाल के तौर पे अब मैंने पहले एग्जांपल दिया है ना कि अगर आपने पानी का गिलास
पीना है तो उसके लिए आपको कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इतना कहना है कि बराए करम मुझे पानी का एक गिलास दे दीजिए। लेकिन अगर टास्क थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, मिसाल के तौर पे किसी पेट्रोल पंप पे कोई मुलाज़म रखा हुआ है कंपनी ने, और उस मुलाज़म का टास्क ये है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं पे आग लगती है तो उसने वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज़ करके आग बुझानी है। तो अब अगर उस मुलाज़िम को जो कंपनी का मालिक है वो सिर्फ इतना कह देगा ना कि भाई खुदा न खास्ता जब आग लगेगी तो आपने ये इस आले का यूज़ करके जो है वो आग बुझानी है, तो क्या ख्याल है जब आग लगेगी तो वो बंदा उसको यूज़ कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्री ट्रेंड नहीं है इस काम के लिए। उसको आपने ट्रेन करना है। उसको आपने पहले एग्जांपल के साथ उसको वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको यूज़ करके उसको दिखाना है कि इसकी ऐसे पिन खींचते हैं, इसकी नोज़ल को ऐसे पकड़ते हैं, इस पोज में आपने उस आले को पकड़ना है और आग को बुझाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हमने एआई से कुछ ऐसा काम करवाना होता है जिसके लिए एआई प्री ट्रेंड नहीं है, तो फिर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने से काम नहीं चलता, बल्कि उसको साथ एग्जांपल दे के बात समझानी भी पड़ती है कि मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ वो इस तरह से आपने मुझे वो काम करके देना है। मिसाल के तौर पे आपने एआई से कोई स्क्रिप्ट लिखवाना है, आपका कोई टॉपिक है और आप एआई से वो स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप एआई को कहते हैं कि मुझे फ़लाँ टॉपिक के ऊपर जो है ना वो स्क्रिप्ट लिख के दें, तो एआई बहुत जनरल सा स्क्रिप्ट लिख के देता है, बहुत रोबोटिक सा होता है, साफ पता चल रहा होता है कि ये जो स्क्रिप्ट है एआई से लिखवाया गया है। तो इस सूरत में आप चाहते हैं कि एआई जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो आपके स्टाइल में बना के दे, जिस तरह से आप बात करते हैं, जो तरीका आपका समझाने का है या बोलने का है, या जिस तरह के जुमले, अल्फाज, ट्रांजिशंस आप इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से आपको जवाब दे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंगल शॉट प्रॉम्प्ट। यानी हम उसको जो प्रॉम्प्ट लिखेंगे ना, उस प्रॉम्प्ट के अंदर हमें अपना स्टाइल बताना होगा कि भाई मेरा ये स्टाइल है, मतलब उसको एक एग्जांपल ज़रूर देना होगी। किस तरह से, आइए ज़रा इसको समझते हैं। दोस्तों ज़रा इस प्रॉम्प्ट के ऊपर ध्यान दें। यहाँ पे मैंने उसको सबसे पहले लिखा है तुम एक प्रोफेशनल यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर हो। यानी यहाँ पे सबसे पहले मैंने एआई को उसका जो रोल है ना वो बता दिया है। अब मैं उसको टास्क बताने लगा हूँ। नीचे मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट का एक छोटा एग्जांपल है। इसका टोन एनर्जेटिक, थोड़ा सस्पेंस वाला और स्टोरी टेलिंग स्टाइल में है। अब ये नीचे मैंने अपना स्क्रिप्ट जो है उसकी एग्जांपल मैंने लिखी, यहाँ पे लिखा है एग्जांपल स्टार्ट, और ये मैंने नीचे अपने जो स्क्रिप्ट है उसकी एक एग्जांपल दी है और यहाँ पे वो एग्जांपल ख़त्म हो चुकी है। और नीचे मैंने उसको लिखा है अब इसी एग्जैक्ट टोन, फ्लो, इमोशनल बिल्डअप और स्टोरी टेलिंग स्टाइल में टॉपिक वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में एक इंगेजिंग स्क्रिप्ट लिख के दो। और नीचे मैंने कुछ और इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि शुरू में स्ट्रॉन्ग हुक हो, हर वंडर का शॉर्ट बट पावरफुल इंट्रो हो, सिंपल उर्दू या हिंदी यूज़ हो, बीच बीच में सस्पेंस बिल्ड हो, एंड में स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन हो। तो ये सेंड करने के बाद जब मैंने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा था तो आप यकीन कीजिए कि मैं हैरान हुआ कि उसने वाकई जो मेरा स्टाइल है, जिस स्टाइल में मैं बात करता हूँ या लिखता हूँ, उसने उसी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की थी। यानी जब आप चाहते हो कि एआई जो है आपको जो रिप्लाई दे वो आपके ही किसी खास अंदाज में दे, तो इस सूरत में आपने एआई को अपना अंदाज बताने के लिए उसको एक एग्जांपल देनी होती है, और इसी को कहा जाता है सिंगल शॉट प्रॉम्प्ट। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में हम क्या करते हैं, एआई को दो या दो से ज़्यादा एग्जांपल्स दे के उसको प्रॉम्प्ट देते हैं। यहाँ पे हम वो स्क्रिप्ट वाली एग्जांपल को ही लेके चल सकते हैं कि अगर आपने अपने स्टाइल में स्क्रिप्ट लिखवाना है और आपने उसको एक एग्जांपल दी है, लेकिन फिर भी जो आपको स्क्रिप्ट हासिल हुआ है एआई की तरफ से, आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ा और आपको महसूस हुआ कि थोड़ा थोड़ा मेरा स्टाइल उसने अपनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी ये एग्जैक्ट उस स्टाइल में नहीं है जिस तरह का स्टाइल मैं चाहता हूँ, तो फिर इस सूरत में आप क्या करेंगे कि आप एआई को अपना जो स्क्रिप्ट लिखने का स्टाइल है, अपना जो बात करने का स्टाइल है, उसकी 2 से 3 एग्जांपल या 4 से 5 एग्जांपल भी आप उसको दे के प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी हासिल होगी और एआई जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों अब अगर मुख्तसरन मैं आपको बताऊं, तो जब काम बिल्कुल आसान हो और आपको बहुत जल्द रिजल्ट चाहिए हों और आप कोई ऐसा काम करवाना चाहते हैं जिसके लिए एआई पहले से ट्रेंड है, जो डाटा ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, आपको उसमें से कोई काम चाहिए, तो फिर आप ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करते हैं। और अगर काम थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो और आपको कोई मखसूस फॉर्मेट चाहिए या कोई मखसूस अंदाज चाहिए, तो फिर इसके लिए आप सिंगल शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए या बहुत ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स टास्क है और आप समझते हैं कि एआई इसके लिए प्री ट्रेंड नहीं है, अब इतना तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एआई के अंदर कौन सा डाटा होता है और कौन सा डाटा उसके अंदर नहीं होता। हमारी जो स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें अगर स्पेशली उनके लिहाज से रिजल्ट चाहिए हो, तो फिर हम फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करते हैं। दोस्तों अब तक तो आपने जो एआई चैट बॉट्स हैं उनको कैसे प्रॉम्प्ट देना है वो अच्छे तरीके से आपने सीख लिया है।
अब हम AI कंटेंट क्रिएशन की असल दुनिया में दाखिल होने लगे हैं और अब हम सीखेंगे कि आखिर एक बेहतरीन किस्म का AI इमेज बनाने के लिए हमें कैसे प्रॉम्प्ट लिखना होता है और एक इमेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इमेजेस स्टाइल्स कितने होते हैं, बैकग्राउंड में ब्लर कितना रखना होता है, कितना ब्लर रखने के लिए हमने प्रॉम्प्ट में क्या लिखना होता है। ये सारी चीज़ें एक इमेज के अंदर जितनी भी होती हैं उनको हम बड़ी तफसील के साथ समझेंगे, जिसके बाद हम एक बेहतरीन इमेज बनाने के काबिल हो जाएंगे। मकसद ये है कि हमने कुछ भी AI के कंट्रोल में नहीं देना, बल्कि हमने सब कुछ अपने कंट्रोल में करना है, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में भी हम प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन नहीं करेंगे ना, तो वहां पे AI क्या करेगा, अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देगा और हमने AI को उसकी मर्जी नहीं चलाने देनी, बल्कि हमने सारा जो आउटपुट है ना अपने हिसाब से लेना है। तो इसके लिए हमने जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो हम सारी की सारी वीडियो के इस हिस्से में समझेंगे, तो आपने इसको मिस नहीं करना। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको ज़्यादा कम्प्लेक्स डिटेल्स में नहीं लेके जाऊंगा, बल्कि आपको एक बिल्कुल मुख्तसर सा आसान सा फार्मूला बताता हूँ एक अच्छा और परफेक्ट इमेज बनाने के लिए, और उस फार्मूला का नाम है SSD फार्मूला। SSD अब याद करना भी बिल्कुल आसान है। इसमें जो पहला एस आता है उससे बनता है सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट जो है वो कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई परिंदा हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट यानी कुछ इमेज वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जो दूसरा एस आता है उससे बनता है सीन। सीन का मतलब होता है आपके इमेज का एनवायरनमेंट, या आप इसे बैकग्राउंड भी कहते हैं। मतलब आपका सब्जेक्ट जो है वो किसी रूफ टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है, या वो किसी जंगल में है, या वो शहर के बीचों बीच में खड़ा हुआ है। आपने मतलब बेसिकली अपने इमेज का जो बैकग्राउंड है वो सारा इसमें बताना होता है। तीसरे नंबर पे जो एस आता है उससे बनता है स्टाइल। अब स्टाइल वैसे तो बहुत सारे हैं जो कि बहुत बार कंफ्यूजिंग भी लगते हैं, समझ नहीं आती कि ये कौन सा स्टाइल है, ये कौन सा स्टाइल है, लेकिन मैंने आपके लिए काम बिल्कुल आसान कर दिया है, क्योंकि मैंने इन स्टाइल्स को सिर्फ 2 कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर दिया है। पहली कैटेगरी का नाम है रियलिस्टिक स्टाइल और दूसरी कैटेगरी का नाम है नॉन रियलिस्टिक स्टाइल। अब जैसा कि नाम से जाहिर है कि रियलिस्टिक स्टाइल में हम ऐसी इमेजेस बनवाएंगे जो देखने में बिल्कुल रियल लगती होंगी, जबकि नॉन रियलिस्टिक स्टाइल का मतलब है ऐसी इमेजेस जो रियल नहीं लगती होंगी, जो हकीकी नहीं लगती होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रियलिस्टिक इमेजेस के बारे में। तो रियलिस्टिक स्टाइल में सबसे पहले हमारे पास आता है फोटो रियलिस्टिक स्टाइल। इस स्टाइल से बनने वाली इमेज जो है वो एक कैमरा से ली गई बिल्कुल रियल फोटो की तरह लगती है। उसके बाद आता है अल्ट्रा रियलिस्टिक स्टाइल। इस स्टाइल से जो बनी हुई इमेज होती है वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी कैमरा से नहीं बल्कि अपनी आंख से उस इमेज को देख रहे हैं। तीसरे नंबर पे आता है हाइपर रियलिस्टिक स्टाइल, और इस स्टाइल में जो है आपका जो इमेज के अंदर जो करैक्टर है उसकी जो फेशियल डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा शो होती हैं, और इवन के जो आपका करैक्टर होता है उसके चेहरे के ऊपर जो रिंकल्स वगैरह, जो छाइयाँ, दाग धब्बे भी होंगे, जो स्किन के पोर्स होंगे वो तक दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी स्टाइल। इसमें क्या होता है कि जो फोकस होता है, कैमरा फोकस, वो सिर्फ और सिर्फ उस आदमी के ऊपर होता है और उसके आसपास का जो एरिया होता है वो ब्लर होता है। दोस्तों इसके बाद आते हैं नॉन रियलिस्टिक स्टाइल। इसमें कार्टून स्टाइल, पिक्सार स्टाइल, एनाइम स्टाइल, 3D एनिमेटेड स्टाइल, डिजिटल आर्ट स्टाइल, 3D रेंडर्ड स्टाइल और पेंसिल आर्ट स्टाइल वगैरह शामिल हैं। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि एक सवाल जो है वो आपके जहन में इस वक्त लाजमी आ रहा होगा, और वो ये है कि हमने कब रियलिस्टिक स्टाइल्स को यूज़ करना है और कब हमने नॉन रियलिस्टिक स्टाइल को यूज़ करना है। तो इसका मैं आसान सा आपको फार्मूला बता देता हूँ। जब हमने कोई रियल लाइफ इवेंट किसी को कवर करना हो, किसी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बात करनी हो, या हमने कोई मोटिवेशनल स्टोरी बतानी हो, तो फिर हम रियलिस्टिक स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। और अगर हमने कोई फिक्शनल स्टोरी बतानी हो, यानी कोई ख्याली स्टोरी जो हकीकत में एग्जिस्ट ना करती हो, या अगर हमने बच्चों के लिए जो है वो कंटेंट बनाना हो, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, नॉन रियलिस्टिक स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। तो अब ये तीनों एस तो हो गए, सब्जेक्ट भी हो गया, सीन भी हो गया, इमेजेस स्टाइल्स भी हो गए। चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डी से बनता है डिटेल्स। अब डिटेल्स में आपने क्या बताना है, नाम से जाहिर है कि इसमें आपने डिटेल्स बतानी है, तफसीलात बतानी है। अब ये डिटेल्स किस किस चीज़ के बारे में बतानी है, आपने अपने जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताना है कि उसका मूड कैसा है, उसने कपड़े कैसे पहने हों। और हाँ, अभी तक सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम तो रह गया है, और वो है अपने इमेज के अंदर फील डालना। अब फील के बगैर ना तो इमेज किसी काम का है और ना ही कोई इंसान किसी काम का है। अब इमेजेस के अंदर फील आती कैसे है? इमेजेस के अंदर फील जो आती है वो आती है कैमरा एंगल से। अगर हमने किसी सीन में किसी इंसान को बहुत पावरफुल, बहुत सुपीरियर दिखाना हो, बहुत ताकतवर दिखाना हो, तो इसके लिए हम लो कैमरा एंगल का यूज़ करते हैं। लो कैमरा एंगल को वार्म्स आई व्यू भी कहा जाता है। वार्म का मतलब आपको पता है कि कीड़े मकोड़ा है, तो कीड़े मकोड़े आपको पता है कि बिल्कुल ज़मीन के साथ होते हैं, छोटे से। तो जिस तरह से वो किसी इंसान को देखते हैं, उस तरह का जो नज़ारा होता है उसे लो एंगल या वार्म्स आई व्यू कहा जाता है।
और इसके बरकस अगर हमने किसी इंसान को कमज़ोर, इन्फीरियर, नहीफ दिखाना हो तो उसके लिए हम हाई कैमरा एंगल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इमोशंस को स्ट्रॉन्गली दिखाने के लिए हम क्लोज़अप या एक्सट्रीम क्लोज़अप कैमरा एंगल का इस्तेमाल करते हैं। किसी इंसान को बिल्कुल एक साइड से दिखाने के लिए साइड व्यू कैमरा एंगल या प्रोफाइल व्यू कैमरा एंगल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऑडियंस को एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मिले तो उसके लिए हम या तो ड्रोन व्यू का इस्तेमाल करते हैं या फिर बर्ड्स आई व्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब बर्ड्स आई व्यू जो है ये नाम से जाहिर है कि बर्ड्स आई परिंदे की आंख से जो नज़ारा लिया जाता है, मतलब ऐसे पता चलता है कि जैसे ऊपर से कोई परिंदा नीचे की तरफ देख रहा है। इसी तरह अगर हमने किसी इमेज के अंदर टेंशन दिखानी हो तो उसके लिए हम टिल्टेड कैमरा एंगल का यूज़ करते हैं और टिल्टेड कैमरा एंगल को डच एंगल भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हमने दो लोगों के दरमियान बातचीत को दिखाना हो तो उसके लिए हम ओवर द शोल्डर कैमरा व्यू का इस्तेमाल करते हैं। आई लेवल कैमरा व्यू जो है उसमें जो कैमरा है वो सब्जेक्ट के बिल्कुल आइज के लेवल पे होता है। अब शायद आप फील कर रहे हो कि इमेज की फील्स जो है वो कंप्लीट हो गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इमेज की फील मुकम्मल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है और वो है लाइटिंग। तो जी हाँ दोस्तों, लाइटिंग भी किसी इमेज की फील में अपना बहुत किरदार अदा करती है। किसी इमेज के अंदर मूवी जैसी फील डालने के लिए हम सिनेमैटिक लाइटिंग का यूज़ करते हैं। इसके अलावा गोल्डन आर लाइट शामिल है जो कि बिल्कुल रेडिश टाइप लाइट होती है। इसके अलावा किसी सीन में शिद्दत डालने के लिए हार्ड लाइटिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है या इसे हार्श लाइटिंग भी कहा जाता है। एक नॉर्मल सी वीडियो बनानी हो तो उसके लिए आप सॉफ्ट लाइटिंग का यूज़ करते हैं। किसी हीरो को जब रिवील करना होता है तो उसके पीछे बैक लाइट या रिम लाइट जो है उसको शामिल किया जा सकता है। उसके बाद बच्चों के लिए अगर कंटेंट बनाना हो तो उसके लिए हाई की लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। डर, खौफ या किसी इंसान को बिल्कुल लाचार दिखाने के लिए लो की लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिटेल्स में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है कि आपके इमेज का कितना हिस्सा शार्प और क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे एफ नंबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर एफ नंबर की वैल्यू 1.8 से 2.8 तक होती है तो सब्जेक्ट बिल्कुल शार्प और क्लियर दिखाई देता है, जबकि बैकग्राउंड में ज़्यादा ब्लर होता है। इसे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहा जाता है। लेकिन अगर एफ नंबर की वैल्यू 4 से 5.6 के बीच में रखी जाए तो इमेज बिल्कुल क्लियर और शार्प दिखाई देगा, जबकि बैकग्राउंड में हल्का सा ब्लर होगा। इसे मीडियम डेप्थ ऑफ फील्ड कहा जाता है। और अगर एफ नंबर की वैल्यू 8 से 16 के बीच में रखी जाए तो सब्जेक्ट के साथ साथ पूरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, मतलब पूरे इमेज में कहीं भी ब्लर नहीं होगा। इसे डीप डेप्थ ऑफ फील्ड कहा जाता है। आप इसको इस तरह से बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं कि अगर f की वैल्यू कम होगी तो ब्लर ज़्यादा होगा और अगर f की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ब्लर कम होगा। इसके अलावा आप अपने इमेज के अंदर जो है वो उसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में बता सकते हैं कि आपको 4K जो है वो अल्ट्रा हाई क्वालिटी चाहिए। उसके अलावा आप जो भी इमेज जनरेटर AI टूल यूज़ कर रहे हैं उसमें से आप जो है वो एस्पेक्ट रेशियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 16:9 रखना चाहें या 9:16 रखना चाहें, या अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ही एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बता सकते हैं कि आपको कौन सी रेशियो चाहिए। तो दोस्तों, अब जब हम SSD फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए अपना जो इमेज प्रॉम्प्ट है वो बनाएंगे तो हमारा फाइनल जो परफेक्ट इमेज प्रॉम्प्ट है वो कुछ ऐसा होगा। अब ये एक परफेक्ट इमेज प्रॉम्प्ट की मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे अब आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। अ यंग कॉन्फिडेंट मैन वियरिंग अ ब्लैक हुडी स्टैंडिंग स्टिल एंड लुकिंग स्ट्रेट अहेड। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताया है। ऑन अ सिटी रूफ टॉप ड्यूरिंग सनसेट विद टॉल बिल्डिंग इन द बैकग्राउंड एंड एन ओपन स्काई क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे अब हमने अपने बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया है। नीचे लिखा हुआ है फोटो रियलिस्टिक सिनेमैटिक स्टाइल, यहाँ पे हमने अपना इमेज स्टाइल जो है वो बता दिया है। सीरियस फेशियल एक्सप्रेशंस, अब जो है वो सब्जेक्ट की मज़ीद डिटेल्स बताई जा रही हैं। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, जहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में बता दिया। सिनेमैटिक लाइटिंग आ गई। आई लेवल कैमरा एंगल, जहाँ पे कैमरा एंगल जो है उसको हमने मेंशन कर दिया। अल्ट्रा हाई क्वालिटी, जहाँ पे हमने अपने इमेज की क्वालिटी जो है वो बता दिया है। शार्प फोकस ऑन सब्जेक्ट, रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर, प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, हाईली डिटेल्ड, नेचुरल एंड रियलिस्टिक लुक। तो अब ये एक मुकम्मल प्रॉम्प्ट है जिसमें सब की सब डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, और इस प्रॉम्प्ट से जो इमेज बनेगी वो एक आउट क्लास इमेज बनेगी। आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस इमेज को देखिए कि इसके अंदर कितनी डिटेल्स और कितनी बेहतरीन इमेज हमारे पास हासिल हुई है। अब इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि इमेज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब हमने इमेज की कोई डिटेल्स भी नहीं बतानी। अब हमने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर सिर्फ इतना बताना है कि हमने इस इमेज के अंदर क्या क्या चीज़ जो है उसको मूव करवाना है, उसको हरकत देनी है, एनिमेट करवाना है।
नॉर्मली क्या होता है, हम किसी इंसान को ही अपनी वीडियो के अंदर जो है वो एनिमेट करवाते हैं। जिस तरह का भी आपने उसको भगाना है, आप चाहते हैं कि वो पैदल आहिस्ता आहिस्ता चले, स्टाइल के साथ चले, या जो भी आप चाहते हैं वो आपने अपने प्रॉम्प्ट में शामिल कर लेना है। लेकिन एक चीज़ जो है जिसको आपने कभी भी नहीं भूलना, वो है कैमरा मूवमेंट्स। जैसे इमेज को जनरेट करते हुए कैमरा एंगल्स का बहुत रोल था, बिल्कुल इसी तरह अब उस इमेज को जब हमने वीडियो में कन्वर्ट करना है तो अब कैमरा मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। दोस्तों, ये कैमरा मूवमेंट्स ही हैं जो आपको एक आउट क्लास बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करेंगी। जैसे अगर हमारे पास किसी इंसान की बैक साइड का इमेज है और हम चाहते हैं कि हम उसको कैमरा इस तरह रोटेट करके जाए कि उसका फ्रंट साइड जो है वो शो हो जाए, तो इसके लिए हम प्रॉम्प्ट के अंदर लिखेंगे रोटेट द कैमरा अराउंड 180 डिग्री। इसके अलावा मूवीज़ के अंदर किसी हीरो की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए आपको पता है कि 360 डिग्री की जो रोटेशन कैमरा मूवमेंट है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा किसी इंसान को बहुत पावरफुल दिखाने के लिए हम लो टू हाई एंगल कैमरा मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाने के लिए हम क्लोजअप कैमरा मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है कि कैमरा आहिस्ता आहिस्ता सब्जेक्ट के फेस पे जूम होता चला जाता है और हमें उस इंसान की आंखों में डर, गुस्सा या खुशी जो है वो दिखाई देती है। इसके अलावा किसी इंसान को इंफीरियर दिखाने के लिए हाई टू आई लेवल जो कैमरा मूवमेंट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली किसी सिटी या किसी इलाका का ओवरऑल जो व्यू है वो दिखाने के लिए ड्रोन कैमरा या बर्ड्स आई व्यू कैमरा मूवमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हैंड हेल्ड कैमरा मूवमेंट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि कैमरा के अंदर थोड़ा बहुत शेक होता है, जैसे किसी इंसान ने उस कैमरा को पकड़ा हुआ है। टेंशन, डर या तशद्दुद वगैरह जैसे सीन्स दिखाने के लिए डच कैमरा मूवमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि एक कैमरा एंगल से किसी दूसरे कैमरा एंगल में आहिस्ता आहिस्ता से नहीं बल्कि अचानक से जंप करके जो है वो पहुंचा जाता है, जिसे एडिटिंग की लैंग्वेज में जंप कट भी कहा जाता है। इसमें कभी डिस्टेंट व्यू दिखाया जाएगा, कभी क्लोजअप दिखाया जाएगा, कभी जो है वो साइड व्यू दिखाया जाएगा। यानी एक ही सीन के अंदर बहुत सारी जो कैमरा मूवमेंट्स हैं वो शामिल होंगी। ये असल में किसी सीन की इंटेंसिटी को दिखाने के लिए बहुत सारी कैमरा मूवमेंट्स जो हैं वो एक ही सीन के अंदर शामिल की जाती हैं। तो अगर आपको किसी AI वीडियो में बहुत ज़्यादा कैमरा मूवमेंट्स चाहिए तो उसके लिए जो प्रॉम्प्ट है वो कुछ इस तरह होगा। मतलब इसमें आपने जो कैमरा मूवमेंट्स हैं उनको टाइम स्टैम्प्स के साथ लिखना होता है। जैसे ये लिखा हुआ है 0.00 सेकंड से 0.8 सेकंड के बीच में क्या हो, एक्सट्रीमली क्लोजअप, हैंड हेल्ड कैमरा शेक, फास्ट पुश इन, सडन जंप कट। मतलब 0 से 0.8 सेकंड के बीच जो कैमरा मूवमेंट है वो बिल्कुल क्लोजअप वाली हो, और उसके बाद क्या हो 0.8 से आगे 1.6 सेकंड तक क्या हो हार्ड कट टू साइड एंगल, फिर अचानक से साइड एंगल जो है वो दिखाया जाए। तो मतलब ये जितनी भी कैमरा मूवमेंट्स हमें चाहिए वो हमने टाइम स्टैम्प्स के साथ हमने लिखनी है, और आपने जिस AI टूल से वीडियो बनवानी है उसके हिसाब से लिखनी है। मतलब अगर हमने VEO3 से वीडियो बनानी है तो हमें पता है कि VEO3 से 8 सेकंड की वीडियो बनती है, तो फिर हम जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो इस तरह की बनाएंगे कि वो 8 सेकंड के अंदर मुकम्मल हो जाएं। इस तरह का जो प्रॉम्प्ट होगा उससे जो वीडियो बनेगी वो कुछ ऐसी कमाल की दिखाई देगी। दोस्तों, अभी हम सीख रहे थे कि एक इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, लेकिन आपने बहुत सारे AI टूल्स के अंदर, तकरीबन सब AI टूल्स के अंदर एक ऑप्शन होता है फ्रेम्स टू वीडियो वाला ऑप्शन। इमेज टू वीडियो वाले ऑप्शन में सिर्फ एक इमेज का यूज़ करके AI वीडियो बनाई जाती है, जबकि फ्रेम्स टू वीडियो वाला ऑप्शन इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम किसी AI टूल को 2 इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, एक फर्स्ट फ्रेम और एक लास्ट फ्रेम, और फिर एक प्रॉम्प्ट की मदद से उस फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम का यूज़ करके एक वीडियो बनाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि जब हम एक इमेज को यूज़ करके एक AI वीडियो बना सकते हैं तो फिर हमें 2 इमेजेस को यूज़ करके AI वीडियो बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। या आप यूँ कह लीजिए कि ये जितनी भी AI कंपनीज़ हैं इनको ये इमेज टू वीडियो के साथ फ्रेम्स टू वीडियो वाला ऑप्शन जो है वो देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो दोस्तों, इसका बड़ा सीधा सा और लॉजिकल सा जवाब है कि इमेज टू वीडियो वाला ऑप्शन इस्तेमाल करके हम जो AI वीडियो बनाते हैं उस वीडियो की जो स्टार्टिंग है, जो उस वीडियो की शुरुआत है वो तो हमारे कंट्रोल में होती है। हम अपना जो इमेज है वो देख के वीडियो की स्टार्टिंग जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, लेकिन उस वीडियो की जो एग्जैक्ट एंडिंग है वो क्या होगी उसके बारे में हमारा कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं होता। जबकि फ्रेम्स टू वीडियो वाले ऑप्शन में जो AI वीडियो बनती है उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग दोनों हमारे कंट्रोल में होती है। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मैं एक मिसाल के ज़रिए से ये बात क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास शाहरुख खान सर की 2 इमेजेस मौजूद हैं, एक बैक साइड की और दूसरी फ्रंट साइड की। पहले मैं सिर्फ एक इमेज, ये जो बैक साइड वाली इमेज है, इसका यूज़ करके एक AI वीडियो बनाता हूँ। इसके लिए आप ग्रोक की एप्लीकेशन को ओपन करें
ऊपर से इमेजिन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, इस वाले बटन पे क्लिक करके अपना इमेज ऐड कर लें। ये इमेज ऐड हो गया। अब यहाँ पे ये वीडियो वाले ऑप्शन पे टैप करें, कस्टम पे क्लिक करें। मैंने जल्दी से वीडियो बनवाने के लिए ये शॉर्ट सा प्रॉम्प्ट दिया है और मैंने बेसिकली ये कहा है कि वो जो करैक्टर है यानी शाहरुख खान जो है वो ऐसे घूमें और कैमरा उनके चेहरे पे जूम हो। यहाँ पे क्लिक करके इसको सेंड करते हैं। तो ये वीडियो बन चुकी है, आइए इसको प्ले करते हैं। तो अब आपने देखा कि क्या प्रॉब्लम हुआ। हमने जो इमेज डाला था वो तो शाहरुख खान सर की बैक साइड का इमेज था, लेकिन फ्रंट से तो ये कुछ और ही निकल आया। अब मैंने ज़रा ग्रॉक को चेक करने के लिए ये लिखा कि शाहरुख खान टर्न्स अराउंड एंड कैमरा डॉलीज इन ऑन हिज फेस। मतलब शाहरुख खान सर एक फेमस पर्सनैलिटी हैं और ज़ाहिर है ग्रॉक इनको जानता है। तो मैंने कहा कि बजाय ये लिखने के कि करैक्टर टर्न्स अराउंड, मैं ये लिखता हूँ कि शाहरुख खान सर टर्न्स अराउंड। तो क्या करता है, अब ये देखते हैं क्या हुआ। तो अब आप ये देखें कि ये शाहरुख खान नहीं लग रहा है बल्कि थोड़े थोड़े शाहरुख खान लग रहे हैं। मतलब इस वीडियो का जो एंड है वो हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे गूगल फ्लो की वेबसाइट पे, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे टैप करके हम फ्रेम्स टू वीडियो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इस वाले प्लस वाले बटन पे क्लिक करके हम अपना फर्स्ट इमेज जो है वो अपलोड कर लेंगे और इस वाले प्लस के बटन पे क्लिक करके हम अपना लास्ट इमेज जो है वो अपलोड कर लेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना पहला जो इमेज है शाहरुख खान सर की बैक साइड वाला और यहाँ पे शाहरुख खान सर की फ्रंट साइड वाला इमेज अपलोड किया और एक प्रॉम्प्ट दे के वीडियो बनाई। तो अब ये देखते हैं कि वीडियो कैसी बनी है। कमाल हो गया। तो अब आपने देखा कि हमारी वीडियो जो है वो बिल्कुल वैसी बनी है जैसी हम चाह रहे थे और इस वीडियो की शुरुआत हमारे फर्स्ट फ्रेम से हुई है और इस वीडियो का एंड एग्जैक्टली जो हमारा लास्ट फ्रेम था उस पर हुआ है। तो आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि फ्रेम्स टू वीडियो वाला ऑप्शन जो है वो बेसिकली हमें इमेज टू वीडियो की निस्बत ज़्यादा कंट्रोल देता हो। जब आपके लिए किसी वीडियो की स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करती हों तो फिर हम जो है वो फ्रेम्स टू वीडियो का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसे अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें एक अच्छे हमसफ़र की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारी पहली फ्रेम और आखिरी फ्रेम के बीच का सफ़र है इसको तय करने के लिए भी हमें एक अच्छे प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होती है। अब आइए ज़रा समझते हैं कि ये प्रॉम्प्ट हम किस तरह लिखेंगे, किन रूल्स को फॉलो करते हुए ये प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे ताकि जो वीडियो हम बनवाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही वीडियो हमें हासिल हो। अब ये जो फ्रेम्स टू वीडियो के लिए हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे इसमें हम क्या क्या चीज़ शामिल करेंगे ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें हम करैक्टर की डिटेल्स वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। मतलब हमें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसने कौन से कपड़े पहने हैं, वो कौन सी जगह पे बैठा हुआ है, लाइटिंग क्या है, कैमरा एंगल क्या है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अपने AI टूल को फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम जो है वो अपलोड करके उसको बता चुके हैं। तो फिर हमने अपने प्रॉम्प्ट में किस चीज़ के बारे में बात करनी है, हमने बात करनी है मोशन के बारे में, मूवमेंट के बारे में हमने बात करनी है। तो हमारे प्रॉम्प्ट का जो फोकस होगा वो बेसिकली मूवमेंट के ऊपर होगा और इसी मूवमेंट को शानदार बनाने के लिए मैंने आपके लिए फिर से एक फार्मूला बनाया है। और मैं आपको फार्मूला इसलिए बताता हूँ क्योंकि फार्मूलाज जो हैं ये बेसिकली एक पैटर्न होते हैं और हमारा इंसानी दिमाग जो है वो कुछ इस तरह से अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है कि वो पैटर्न्स को ज़्यादा जल्दी याद कर लेता है और देर तक याद रखता है। तो हमने मूवमेंट देने के लिए किस किस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है, इसके लिए आसान सा फार्मूला याद करें। फार्मूला है CCSST। कितना आसान सा फार्मूला है, CCSST। तो सबसे पहले जो C आता है उसका मतलब है करैक्टर मूवमेंट। इसका मतलब है कि आपका जो करैक्टर है आपकी इमेजेस के अंदर उससे आप काम क्या करवाना चाहते हैं। मतलब बेसिकली हम एक्शन की बात करेंगे कि उससे हम कौन सा एक्ट करवाना चाहते हैं। लेकिन कुछ रेयर केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि हम करैक्टर को इतना ज़्यादा मूव नहीं करते जबकि जो बैकग्राउंड होता है उसको ज़्यादा मूव करते हैं। जब दूसरे नंबर पे जो C आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमरा मूवमेंट। तीसरे नंबर पे जो S आता है उससे बनता है स्मूथनेस ऑफ मूवमेंट। तो अब ये स्मूथ मोशन और नॉन स्मूथ मोशन ये क्या होती है, इसमें क्या फ़र्क है। मैं पहले आपको नॉन स्मूथ मोशन की एक मिसाल दिखा देता हूँ तो फिर स्मूथ मोशन को आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक बंदा बाइक पे जा रहा है और उसका जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो रहा है। तो आपको पता है कि जब पेट्रोल ख़त्म हो रहा होता है तो वो बाइक झटकों के साथ चलने लगती है और बिल आखिर बंद हो जाती है। तो वो जिस वक्त बाइक जो है वो पेट्रोल के ख़त्म होने की वजह से झटके ले रहा होता है, वो उस तरह की जो मोशन है उसको हम नॉन स्मूथ मोशन कहते हैं। अब इसके बरअक्स अगर सब कुछ ठीक है, पेट्रोल भी पूरा है, बाइक में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आदमी बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो इस तरह की जो मोशन है इसको स्मूथ मोशन कहा जाता है।
तो हमने स्मूथनेस को भी प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन करना होता है ताकि हमारी वीडियो का जो पहला फ्रेम है और उसका जो लास्ट फ्रेम है उसके बीच में मोशन जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो। ज़्यादातर तो हम मोशन को स्मूथ ही रखते हैं, लेकिन किसी किसी केस में मोशन को हम मतलब है कि नॉन स्मूथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। चौथे नंबर पे जो ऐसा आता है उससे बनता है स्पीड ऑफ मूवमेंट, यानी आपने अपने करैक्टर से जो मूवमेंट करवानी है या आपकी जो कैमरा मूवमेंट है इन चीज़ों की स्पीड कितनी होगी। आप ये आहिस्ता आहिस्ता से मूवमेंट करवाना चाहते हैं या आप ये रैपिड मूवमेंट करवाना चाहते हैं। मतलब स्पीड को मेंशन करना जो है वो प्रॉम्प्ट के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली जो है हम जो AI वीडियोस बनाते हैं उनमें जो हम करैक्टर की जो मूवमेंट है उसकी स्पीड जो है वो ना तो इतनी ज़्यादा रखते हैं और ना ही इतनी कम रखते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है इसके बारे में। अब पाँचवें नंबर पे जो T आता है इससे बनता है ट्रांजिशन। मिसाल के तौर पे आपके पास एक इमेज है जिसमें एक आदमी है और आप उसी इमेज को नैनो बनाना पे जाके उसको रोबोट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब एक इमेज आपके पास आदमी का है और एक इमेज आपके पास रोबोट का है। हम चाहते हैं कि ये बंदा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता से इसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आए कि ये बंदा शुरू में इंसान हो और एंड पे वो एक रोबोट बन जाए। तो ये जो उस बंदे का इंसान से लेकर रोबोट बनने तक का जो सफ़र है इसको ट्रांजिशन कहा जाता है। अब ये सफ़र कैसा हो सकता है, अगर गलत वीडियो बनती है तो फिर क्या होगा कि वो बंदा जो है वो एकदम से रोबोट के अंदर तब्दील हो गया। तो ये इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिशन जो है ये सही नहीं थी। सही ट्रांजिशन में क्या होता है कि वो बंदा जो है आहिस्ता आहिस्ता उसका फेस चेंज होता है, उसके ऊपर मेटेलिक जो है वो जैसे रोबोट की बॉडी होती है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म के ऊपर आती हैं और एक प्रॉपर और लॉजिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो रोबोट में कन्वर्ट होता है। तो ये हैं जी बेसिक रूल्स फ्रेम्स टू वीडियो का प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। अब आइए इन्हीं उसूलों का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको एक आइडियल फ्रेम्स टू वीडियो प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ। आपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें एक बंदा जो है वो बहुत सारे फिल्म हीरोज़ के साथ सेल्फी बनाता है। एक हीरो के साथ वो सेल्फी बनाता है, फिर थोड़ा सा चल के आगे जाता है, वहाँ पे एक और हीरो उसका वेट कर रहा होता है, वो उसके साथ सेल्फी बनाता है। तो ये वीडियो जो है ये कैसे बनती है, ये बेसिकली फ्रेम्स टू वीडियो वाला ऑप्शन ही इस्तेमाल करके बनाई जाती है। आइए इसका मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। अब आप ये ना समझिएगा कि आपको ये इस तरह की जो सेलिब्रिटीज़ के साथ सेल्फीज़ बनवाने वाली वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली सारा प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आप जिस तरह की वीडियो बनवाना चाहें आप बनवा लें। अब इसके लिए मैं ज़रा आपको सीन समझा दूं कि पहले इमेज के अंदर मैं यश राज स्टूडियो के बाहर खड़ा हूं और दूसरे इमेज में मैं शाहरुख सर के साथ सेल्फी ले रहा हूं। तो अब मैं चाहता हूं कि एक ऐसी AI वीडियो बनाऊं जिसमें मैं यहां से चल के जाऊं और शाहरुख सर के साथ सेल्फी लूं। तो इसके लिए जो फ्रेम्स टू वीडियो प्रॉम्प्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब ज़रा इस प्रॉम्प्ट को आपने ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें वो सारे असूल मौजूद हैं जो अभी मैंने आपको समझाए हैं। क्रिएट अ सिनेमैटिक वीडियो यूजिंग द फर्स्ट फ्रेम एंड द लास्ट फ्रेम। यहाँ पे हमने उसको टास्क बता दिया AI को। एट द स्टार्ट ऑफ द सीन द पर्सन शुड बी वॉकिंग टुवर्ड्स राइट एंड टेक्स अ सेल्फी विद द पर्सन इन सेकंड फ्रेम। यहाँ पे हमने उसको जो है वो करैक्टर का एक्शन बता दिया है कि बेसिकली वीडियो में काम क्या हो रहा है। मेंटेनिंग नॉर्मल वॉक स्पीड विद स्मूथ ह्यूमन मूवमेंट। यहाँ पे हमने स्पीड की जो स्मूथनेस है उसको बता दिया है, स्पीड को मेंशन कर दिया है। विद नो रोबोटिक और जर्की मोशन, मतलब झटकों वाली मोशन ना हो। विद नो कट्स और जंप कट्स, कोई कट भी ना हो और अचानक से मतलब सीन चेंज ना हो। ensuring a smooth flow from the first frame to the last frame. The camera should follow the character and dollies in the last 3 seconds. यहाँ पे हमने कैमरा मूवमेंट के बारे में बता दिया. The scene should be fluid, natural and cinematic. The transition between the frames should be continuous throughout the scene. तो एंड पे हमने उसको ट्रांजिशन के बारे में बता दिया कि ट्रांजिशन कंटिन्यूअस होनी चाहिए. तो ये वीडियो बन चुकी है, आइए ज़रा इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ. वाओ, अमेजिंग, ज़बरदस्त. दोस्तों, टेक्स्ट टू वीडियो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एक ऐसा प्रॉम्प्ट जिसको जब हम किसी AI टूल को देते हैं तो बदले में हमें डायरेक्ट एक AI वीडियो हासिल होती है. तो दोस्तों, एक टेक्स्ट टू वीडियो प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. फार्मूला है SSSDM फार्मूला. इस फार्मूला में पहले S से बनता है सब्जेक्ट, दूसरे S से बनता है सीन, तीसरे S से स्टाइल और उसके बाद जो M आता है उससे बनता है मूवमेंट या मोशन और एंड पे जो D आता है उससे बनता है डिटेल्स. अभी ये फार्मूला मैं आपको तफसील से समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूँ कि इससे पहले हमने जो टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका सीखा था उसमें भी हमने कुछ इससे मिलता जुलता फार्मूला सीखा था और वो फार्मूला था SSSD फार्मूला. तो दोस्तों, अब ये टेक्स्ट टू इमेज और टेक्स्ट टू वीडियो फार्मूला जो है ये इतने सेम क्यों है? इसकी वजह ये है कि इमेज और वीडियो में थोड़ा सा ही तो फ़र्क होता है, मोशन का फ़र्क होता है. जो इमेज होती है वो स्टैटिक होती है, यानी उसमें कोई मोशन नहीं होती, कोई मूवमेंट हरकत नहीं होती, जबकि जो वीडियो होती है उसमें मूवमेंट होती है, मोशन होती है.
और दोस्तों क्या आपको पता है कि वीडियो कोई अलग से चीज़ नहीं होती, ये असल में बहुत सारे इमेजेस ही होते हैं जो हमको दिखाए जा रहे होते हैं तेज़ी के साथ, और हमें ऐसा लगता है कि हमको वीडियो देख रहे हैं। मसलन जब आप अपने मोबाइल के कैमरा को 30 FPS पे रख के रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं, तो ये 30 FPS क्या होता है? ये 30 FPS का मतलब होता है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आपका जो कैमरा होता है वो 1 सेकंड के अंदर 30 इमेजेस ले रहा होता है और 1 सेकंड में उन 30 इमेजेस को दिखा रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं अपने मोबाइल का कैमरा जो है वो स्टैंड पे लगा के एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो में मैं सिर्फ ये करता हूँ, ये बस ये करता हूँ। इस वीडियो को अगर मैंने 30 FPS पे रिकॉर्ड किया है तो मेरे मोबाइल के कैमरा ने असल में क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसने 30 इमेजेस फी सेकंड के हिसाब से लिए हैं। मसलन उसने यहाँ पे एक इमेज लिया, फिर जब हाथ यहाँ पे आया तो उसने एक इमेज लिया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करके उसने हर एक फ्रेम का इमेज लिया और उन फ्रेम्स को उसने 30 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से दिखाया। और वो चूँकि 1 सेकंड के अंदर 30 इमेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो हमें महसूस नहीं होता कि हम इमेजेस देख रहे हैं, हमें यही पता चलता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। तो मतलब इमेज और वीडियो में सिर्फ यही फ़र्क है कि इमेज होता है वो सिर्फ एक फ्रेम होता है, जबकि जो वीडियो होती है उसमें हमें बहुत सारे फ्रेम्स जो हैं वो एक साथ बहुत स्पीड के साथ दिखाए जा रहे होते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट और टेक्स्ट टू वीडियो प्रॉम्प्ट जो है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है और सिर्फ फ़र्क किसका है, मूवमेंट का फ़र्क है। मतलब बाकी ज़्यादातर चीज़ें तकरीबन वही हैं, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है, मूवमेंट में फ़र्क है। तो इस फार्मूला में सबसे पहले एस आता है, जिसका आपको पता है कि एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कोई इंसान, जानवर, परिंदा, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह हो सकता है। उसके बाद आता है सीन। सीन का मतलब ये होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, वो किसी पार्क में है, वो स्कूल में बैठा हुआ है, वो लाइब्रेरी के अंदर है, उसका या उसके आसपास क्या चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट क्या है, माहौल क्या है आसपास का। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे इमेजेस स्टाइल्स की बात की थी और आज हम बात करेंगे कुछ वीडियो स्टाइल्स की। मैं आपको बहुत सारे वीडियो स्टाइल्स दिखा देता हूँ, मैं आपको कुछ वीडियोज़ दिखाऊंगा, उन वीडियोज़ के ऊपर टाइटल लिखा होगा, मतलब स्टाइल का, वीडियो स्टाइल का नाम लिखा होगा। आप उस वीडियो को देखें और नीचे वो जो स्टाइल का नाम लिखा हुआ है उसको पढ़ें, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि जो वीडियो आप बनवाना चाहते हैं उसमें आपने स्टाइल कौन सा रखना है। दोस्तों चौथे नंबर पे जो एम आता है ना, उससे बनता है मूवमेंट। चूंकि वीडियो है तो इसमें मूवमेंट तो लाजमी होगी ही होगी। तो हम किस किस चीज़ की मूवमेंट या मोशन के बारे में बात करेंगे? हम अपने सब्जेक्ट की मूवमेंट या मोशन के बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है और उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, उसके पीछे जो माहौल है, जो बैकग्राउंड है, वहाँ क्या हो रहा है। उसका बैकग्राउंड भी तो डायनामिक होना चाहिए ना, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि वीडियो है तो बैकग्राउंड भी जो है वो डायनामिक होना चाहिए, स्टैटिक तो नहीं होना चाहिए ना, मतलब रुका हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, हरकत करता हुआ दिखाई देना चाहिए। और दोस्तों ये जितनी भी मूवमेंट्स की हम बात करते हैं, इनमें से सबसे जो मेरी पर्सनली फेवरेट मूवमेंट है वो है कैमरा मूवमेंट। एक प्रॉपर कैमरा मूवमेंट के बगैर कोई वीडियो ऐसी ही है जैसे रूह के बगैर जिस्म, जैसे महबूब के बगैर आशिक। दोस्तों आज मैं कुछ नई कैमरा मूवमेंट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और इन कैमरा मूवमेंट्स के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आइए ज़रा अब एक परफेक्ट टेक्स्ट टू वीडियो प्रॉम्प्ट को हम एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको सिचुएशन बता दूं कि हम एक वीडियो बनवाना चाहते हैं जिसमें एक पुख्ता उम्र का शख्स किसी पार्क में बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो। तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने ये अलग करके लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट में मैंने लिखा है मिडल एज्ड मैन इन कैजुअल शर्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। सीन लिखा हुआ है सिटिंग ऑन पार्क बेंच। स्टाइल लिखा हुआ है सिनेमैटिक रियलिस्टिक स्टाइल। इसके बाद मूवमेंट है कि मैन क्या कर रहा है, मैन टर्निंग न्यूज़पेपर पेजेस के, वो उस न्यूज़पेपर के पेजेस को जो है वो पलटा रहा है। और उसके बाद डिटेल्स में लिखा हुआ है शॉर्ट मॉर्निंग सनलाइट। तो इन सारे एलिमेंट्स को मिला के हम अपना जो फाइनल टेक्स्ट टू वीडियो प्रॉम्प्ट है वो किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमारा फाइनल जो टेक्स्ट टू वीडियो प्रॉम्प्ट है वो कुछ ऐसा होगा। A middle-aged man in casual shirt reading newspaper, sitting on park bench under tree in sunny morning park, cinematic realistic style with natural colors, man turning newspaper pages slowly, gentle breeze moving leaves, camera slowly moving closer to his face, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, वार्म नेचुरल लाइटिंग। तो इसमें क्या क्या आप शामिल है जी, आइए थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। और आई रिकमेंड यू कि इस पार्ट को आप स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का जो देखने का मेन पर्पज़ है वही तो है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो एरिया मैंने हाईलाइट किया है, इस एरिया में हमने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि सब्जेक्ट क्या है, उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं और बेसिकली वो एक्शन क्या कर रहा है, वो कर क्या रहा है। और प्रॉम्प्ट के इस वाले पार्ट में हमने सीन के बारे में बताया है कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है और उसके आसपास क्या है। और जहाँ पे इस वाले पार्ट में हमने बताया है कि आसपास का माहौल क्या है, जेंटल ब्रीज मूविंग लीव्स, मतलब बैकग्राउंड में जो हवा है वो पत्तों को हिला रही है।
और जहाँ पे इस वाले पार्ट में हमने कैमरा की मूवमेंट के बारे में बताया कि कैमरा जो है स्लोली मूविंग क्लोजर टू हिज फेस, आहिस्ता से उसके चेहरे पे आ रहा है। और यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमने डिटेल्स लिखी हैं, यानी इसमें हमने लिखा है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है कि आपका सब्जेक्ट जो है मेन वो क्लियर दिखाई देगा, जबकि बैकग्राउंड जो है वो ब्लर होगा। वार्म नेचुरल लाइटिंग, और इसमें हमने लाइटिंग का भी जिक्र कर दिया। मतलब हमने अपने प्रॉम्प्ट के इस वाले पार्ट में अपने सब्जेक्ट, सीन, स्टाइल और मूवमेंट और डिटेल्स का जिक्र कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, लेकिन इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और उसके अलावा जो मैंने आपको नेगेटिव प्रॉम्प्ट का बताया था, वो आप इस प्रॉम्प्ट में कैसे शामिल करेंगे। आप नीचे ये हेडिंग दे के लिख लेंगे, नेगेटिव प्रॉम्प्ट, लो क्वालिटी, ब्लर्ड, डिस्टॉर्टेड फेस और बॉडी, एक्स्ट्रा और मिसिंग फिंगर्स, अननेचुरल स्किन। तो मतलब एआई के बारे में आपको जिस चीज़ का डर है कि कहीं वो ये ना कर दे, वो हमने जहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट के अंदर लिख दिया है। मसलन यहाँ पे हमने ये लिखा है कि एक्स्ट्रा और मिसिंग फिंगर्स, क्योंकि कई बार जो एआई टूल्स वीडियोस बनाते हैं उनमें ऐसा होता है कि जो बंदा होता है उसकी 6 फिंगर्स दिखाई दे रही होती हैं या 5 की बजाय 4 दिखाई दे रही होती हैं। तो अब तो खैर एआई टूल्स अच्छे हो चुके हैं, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ समझा रहा हूँ। और ये जितनी भी चीज़ें हमने नेगेटिव प्रॉम्प्ट में लिखी हैं, इनको हमने कामा से सेपरेट किया है। ये मैंने एक यूनिवर्सल टाइप का नेगेटिव प्रॉम्प्ट लिखा है, इसे आप तकरीबन सभी प्रॉम्प्ट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें चेंज भी कर सकते हैं। मसलन इसके अंदर नेगेटिव प्रॉम्प्ट में मैंने कैप्शंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो वीडियो बनेगी उसके अंदर कैप्शंस शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कैप्शंस शामिल करना चाहते हैं तो आप इस कैप्शन को यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट में से हटा दें। तो मतलब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें नेगेटिव प्रॉम्प्ट में भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के एक बहुत ही अहम हिस्से की तरफ, जिसे मास्टर प्रॉम्प्ट कहा जाता है। मास्टर प्रॉम्प्ट एक ऐसा प्रॉम्प्ट होता है जो हमें एआई वीडियोस के लिए बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स बना के देता है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो मास्टर प्रॉम्प्ट बनवाना चाह रहे हैं उसका वर्क फ्लो कितने स्टेप्स का होगा। ये वर्क फ्लो का मतलब ये है कि जब आप अपने मास्टर प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में जाके सेंड करें तो उसके बाद कितने स्टेप्स में आपका काम मुकम्मल हो जाए, और सबसे पहला स्टेप क्या हो, उसके बाद कौन सा स्टेप हो और फिर कौन सा स्टेप हो। दोस्तों अभी तक अगर आपको इन बातों की समझ नहीं आई तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको 3 तरह के मास्टर प्रॉम्प्ट्स बनवाना सिखाऊंगा ताकि आपको हर किस्म का मास्टर प्रॉम्प्ट खुद से बनाना आ जाए। तो दोस्तों आइए ज़रा लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम एक सिंपल सा मास्टर प्रॉम्प्ट बनवाते हैं। और ये मास्टर प्रॉम्प्ट हम इस तरह का बनवाएंगे कि इसको जब हम चैट जीपीटी में जाकर सेंड करेंगे तो हमें एक हीरो की सिनेमैटिक वीडियो मिलेगी। ये एक सिंपल सा मास्टर प्रॉम्प्ट मैं आपको बनवाना सिखा रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअली इस सारे वर्क फ्लो का अंदाज़ा हो जाए कि ये कैसे बनता है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि मैंने क्या लिखा है, हेलो चैट जीपीटी, एक्ट एज अ मास्टर प्रॉम्प्ट डिज़ाइनर, और मुझे एक ऐसा मास्टर प्रॉम्प्ट बना दें। ये सारी बातें आप ध्यान से सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये असल में कैसे बनता है। और मुझे एक ऐसा मास्टर प्रॉम्प्ट बना दें जिसको जब यूज़र सेंड करे तो आगे से एक सिनेमैटिक वीडियो का प्रॉम्प्ट मिल जाए जिसमें एक फिल्म का हीरो हो और बहुत सारी कैमरा मूवमेंट्स हों। एक प्रॉम्प्ट देने के बाद यूज़र से पूछा जाए कि क्या मज़ीद प्रॉम्प्ट चाहिए, और जब यूज़र येस लिखे तो उसे एक और टेक्स्ट वीडियो प्रॉम्प्ट दें। हर बार प्रॉम्प्ट देने के बाद यूज़र से पूछा जाए और अगर वो येस लिखे तो उसे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया जाए। हर दफ़ा जो प्रॉम्प्ट हासिल हो वो बिल्कुल अलग हो और उससे बनने वाली वीडियो भी बिल्कुल अलग हो। वीडियो ड्यूरेशन जो है वो 8 सेकंड की हो। तो ये मैंने अपनी सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें मैंने उसको एआई को उसका रोल भी बताया है, अपना उसको टास्क भी बताया है, और आगे मैंने जितनी भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस थी वो उसको दी हैं। और उसके बाद उसने ये मुझे मास्टर प्रॉम्प्ट जो है ये बना के दे दिया है। अब इस मास्टर प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और इसका मैं रिज़ल्ट आपको चेक करवाता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद हम एक न्यू चैट ओपन करेंगे। न्यू चैट में हम यहाँ पे उस मास्टर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे और इसको सेंड कर देंगे। अब ये देखें उसने 8 सेकंड की वीडियो के लिए एक डिटेल्ड जो मुझे प्रॉम्प्ट है ये बना के दे दिया है। और ये प्रॉम्प्ट देने के बाद उसने एंड पे ये क्या लिखा है, डू यू वांट एन अदर कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट। तो वो कह रहा है कि अगर आपको एक और प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप येस टाइप करें। यहाँ पे मैं येस टाइप करता हूँ और इसको सेंड करता हूँ। तो अब वो मुझे एक और सिनेमैटिक वीडियो के लिए जो है वो प्रॉम्प्ट दे देगा। और इसके एंड पे भी ये देखें कि वो लिख रहा है कि अगर आपको एक और चाहिए तो आप फिर येस टाइप करें। तो मतलब आप जितनी बार येस टाइप करते जाएंगे आपको हर बार एक नया प्रॉम्प्ट जो है वो मिलता जाएगा। यहाँ से मैं एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और इसका रिजल्ट भी आपको चेक करवाते हैं। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ जेमिनाई के एप्लीकेशन पर। यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टैप करके क्रिएट वीडियोस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वो वाला प्रॉम्प्ट जो है इसको पेस्ट करके सेंड कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि हमें ये कैसी वीडियो बना के देता है। तो दोस्तों ये देखें जी हमारी वीडियो बन चुकी है। आइए ज़रा इसको प्ले करके देखते हैं कि कैसी बनी है।
अब आइए दोस्तों थोड़ा सा ज़रा वर्क फ्लो को बढ़ाते हैं और इसमें कुछ और स्टेप ऐड करते हैं और एक नया मास्टर प्रॉम्प्ट बनवाते हैं। ये बेसिकली हम मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए जो है वो एक मास्टर प्रॉम्प्ट बनवा रहे हैं और इसका वर्क फ्लो कुछ इस तरह से होगा। मतलब ऐसा मास्टर प्रॉम्प्ट हम बनवाएंगे जिसको जब हम सेंड करेंगे तो उसके बाद हमें अपनी मोटिवेशनल स्टोरी की नरेशन पहले मिलेगी। नरेशन मिलने के बाद हमें उस स्टोरी के लिए जो इमेजेस मिलेंगे और इमेजेस मिलने के बाद उन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। तो इसके लिए हम ये इसको क्या लिखेंगे, एक्ट एज अ मास्टर प्रॉम्प्ट डिज़ाइनर, ये उसको हमने उसका टास्क बताया। अब नीचे रोल और इंस्ट्रक्शंस मैं उसको बता रहा हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरीज़ बनाना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसा मास्टर प्रॉम्प्ट दें जिसको जब यूज़र एंटर करें तो सबसे पहले स्टोरी की नरेशन मिले, उसके बाद यूज़र से पूछा जाए कि क्या आपको इमेजेस प्रॉम्प्ट्स भी चाहिए, और अगर यूज़र येस लिखे तो इमेजेस प्रॉम्प्ट दें, और इमेजेस प्रॉम्प्ट देने के बाद यूज़र से पूछा जाए कि क्या अब एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स भी चाहिए, और जब वो येस लिखे तो उसको एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड करें। तो जब ये इंस्ट्रक्शंस मैंने उसको सेंड की तो उसके बाद ये देखें जी, मुझे मास्टर प्रॉम्प्ट जो है वो मिल चुका है। इस मास्टर प्रॉम्प्ट को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ न्यू चैट पे, और जहाँ पे इसका मैं रिज़ल्ट आपको चेक करवाता हूँ। हम उस मास्टर प्रॉम्प्ट को यहाँ पे सेंड करते हैं। तो ये देखें जी, सबसे पहले उसने हमें हमारी स्टोरी की नरेशन दे दी है, यानी जो बोलने वाला पार्ट होता है वो उसने हमें दिया है। और वो नरेशन देने के बाद पूछ रहा है कि डू यू वांट डिटेल्ड एआई इमेज प्रॉम्प्ट्स, कि क्या आपको इमेजेस प्रॉम्प्ट्स भी चाहिए। मैं इसको येस लिख के सेंड करता हूँ। तो अब हमें जो है वो इमेजेस प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। तो ये देखें जी, इमेजेस प्रॉम्प्ट देने के बाद वो पूछ रहा है कि क्या अब आपको एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स भी चाहिए। तो मैं इसको येस लिख के सेंड कर देता हूँ। तो अब हमें इन इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करने के लिए एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स भी जो है वो मिल चुके हैं। तो दोस्तों अब ज़रा वर्क फ्लो को मज़ीद कम्प्लेक्स बनाते हैं, और इसको अगर आपने समझ लिया तो आप यकीन कीजिए कि आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आप ज़रा ये नेक्स्ट लेवल का जो मास्टर प्रॉम्प्ट हम बनवाने लगे हैं, और इसका वर्क फ्लो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप्स पर मुश्तमिल है, तो आपने तवज्जो देनी है। अब इस मास्टर प्रॉम्प्ट का जो वर्क फ्लो है हम कुछ ऐसा रखना चाहते हैं कि जब हम इस मास्टर प्रॉम्प्ट को एंटर करें तो सबसे पहले स्टेप में हमसे वीडियो लेंथ पूछी जाए। जब हम वीडियो लेंथ बता दें तो हमें स्टोरी आइडियाज़ दिए जाएं। जब हम उनमें से कोई स्टोरी आइडिया सेलेक्ट कर लें तो फिर हमें करैक्टर्स और लोकेशन के जो इमेजेस हैं उनके प्रॉम्प्ट्स मिल जाएं। ये मिलने के बाद हमें इमेजेस प्रॉम्प्ट्स मिलें, और उसके बाद 5वें नंबर पे हमें एनिमेशन यानी वीडियो प्रॉम्प्ट्स भी मिल जाएं। अब हम असल में एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस टेक्निक का नाम है ट्रेनिंग टेक्निक, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले चैट जीपीटी को या जो भी एआई टूल है उसको थोड़ा सा ट्रेन करेंगे। मिसाल के तौर पे हम अगर गिबली स्टाइल की वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो ये सबसे पहले, अब देखें मैंने इसको क्या लिखा है कि गिबली स्टाइल वीडियोस क्या होती हैं। मतलब मैं बजाय इसके कि मैं उसको बताऊं कि मुझे इस तरह की वीडियोस चाहिए, तो मैंने उसी से पूछ लिया है कि गिबली स्टाइल की वीडियोस क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं। तो ये उसने मुझे पूरी जो है वो गिबली स्टाइल की डिटेल्स बता दी हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अब मुझे चैट जीपीटी को ये नहीं बताना पड़ेगा कि मुझे किस तरह की वीडियोस चाहिए। मैंने अपना सारा बर्डन जो है वो चैट जीपीटी के ऊपर डाल दिया है। ये असल में मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मास्टर प्रॉम्प्ट बनवाने से पहले उसको ट्रेन कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले उसने मुझे बताया कि ये गिबली स्टाइल की वीडियोस जो हैं वो इस तरह की होती हैं, इनमें ये खासियतें होती हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको फिर ये कहा कि इन वीडियोस में ख़ास बातें क्या होती हैं, लोग क्यों इतना पसंद करते हैं इस तरह की वीडियोस को। तो ये मैंने उससे इसलिए पूछा है ताकि मुझे उसको कुछ ना बताना पड़े, वो सारी चीज़ें खुद ही मुझे बता दे, ठीक है। तो ये उसने मुझे इस गिबली स्टाइल वीडियोस की जो ख़ास बातें हैं ना वो बता दी हैं, ठीक है। और अब ये सारा कुछ बताने के बाद इसकी ट्रेनिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी। तो अब जो मैंने इसको फाइनल जो इंस्ट्रक्शन दी है ये आपने ज़रूर ध्यान से देखनी है। इस एक एक जुमले को आपने बड़े ध्यान से सुनना है। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, अब आप एक माहिर मास्टर प्रॉम्प्ट डिज़ाइनर के तौर पे मेरा काम करें। मैं गिबली स्टाइल की वीडियोस बनाना चाहता हूँ। अब मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने गिबली स्टाइल की वीडियोस बनवानी है। मैंने उसको गिबली स्टाइल की खसूसियात नहीं बताई, क्योंकि ऊपर मैं उसको वो क्वेश्चंस पूछ के ना उसको ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ। उसको पता है कि किस तरह की वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ। जिसके लिए आपने मुझे एक ऐसा मास्टर प्रॉम्प्ट बना के देना है जिसको जब यूज़र सेंड करे तो सबसे पहले यूज़र से पूछा जाए कि आपको वीडियो कितनी लेंथ की चाहिए। तो ये हमारे वर्क फ्लो का सबसे पहला स्टेप है कि हमें जो मास्टर प्रॉम्प्ट मिलेगा वो इस तरह का होगा कि उसको सेंड करने के बाद सबसे पहले हमसे वीडियो की लेंथ पूछी जाएगी। जब यूज़र बताए कि मुझे इतने मिनट्स की वीडियो चाहिए तो फिर आपने 10 स्टोरी आइडियाज़ देने हैं। अब ये उसका दूसरा स्टेप है, यानी मास्टर प्रॉम्प्ट एंटर करने के बाद जब वो हमसे लेंथ पूछेगा और हम उसको लेंथ बता देंगे तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो 10 बेहतरीन से वीडियो आइडियाज़ हमें देगा। आइडियाज़ देने के बाद यूज़र को कहना है कि आइडिया नंबर सेलेक्ट करें, और जब यूज़र आइडिया नंबर सेलेक्ट करके रिप्लाई करे तो फिर आपने स्टोरी को वीडियो की लेंथ के हिसाब से डिज़ाइन करना है। और सबसे पहले आपने उस स्टोरी में मौजूद करैक्टर्स और
लोकेशन के रेफरेंस प्रॉम्प्ट्स देने हैं। ये अब हमारे वर्क फ्लो का तीसरा स्टेप है कि जब हम उसको आइडिया नंबर जो है वो सिलेक्ट करके रिप्लाई कर देंगे तो उसके बाद उसने हमें उस स्टोरी में मौजूद कैरेक्टर्स और जितनी भी लोकेशंस हैं उनके उसने हमें रेफरेंस इमेजेस प्रॉम्प्ट्स देने हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप शुरू होता है। उसके बाद यूज़र से पूछना है कि क्या अब मैं आपको इस स्टोरी के इमेजेस प्रॉम्प्ट्स दूं। अब इस स्टेप में क्या होगा कि हमें हमारी स्टोरी के जो इमेजेस हैं वो मिलेंगे। और ये आगे एक ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देखें, इमेजेस प्रॉम्प्ट्स अगर 10 से ज़्यादा हों तो फिर आपने 10-10 के बैचेस की शक्ल में प्रॉम्प्ट्स देने हैं। ये इसलिए ताकि अगर स्टोरी आपकी लंबी है और उसके लिए आपको 50-60 जो इमेजेस प्रॉम्प्ट्स हैं वो चाहिए, तो वो एकदम से जो 50-60 प्रॉम्प्ट्स हैं ना वो चैट जीपीटी आपको नहीं देगा। अगर देगा भी तो उसमें बहुत सी गलतियाँ करेगा। तो इसके लिए हम उसको कह रहे हैं कि अगर इमेजेस प्रॉम्प्ट्स 10 से ज़्यादा हैं तो फिर आपने एक बार में ना 10 प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद उन सब इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करने के लिए एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स देने हैं और ख्याल रहे कि हर एनिमेशन 6 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाए। तो क्योंकि हम ग्रॉक से वीडियो बनवाएंगे तो इसीलिए मैंने उसको कहा है कि 6 सेकंड के हिसाब से आपने मुझे प्रॉम्प्ट्स देने हैं। अगर मैंने फ्लो से वीडियोस बनवानी है तो यहाँ पे मैं उसको लिखता कि एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो 8 सेकंड्स के हिसाब से मुझे प्रोवाइड करें। और नीचे जो एक और इंस्ट्रक्शन मैंने उसको दी है और इसमें मैंने लिखा है कि हर इमेज प्रॉम्प्ट के ऊपर हेडिंग में उस इमेज में मौजूद करैक्टर्स के नाम लिखे हों और लोकेशन का नाम लिखा हो और नीचे इमेज प्रॉम्प्ट हो। इस सारी इंस्ट्रक्शंस को जब मैंने सेंड किया तो चैट जीपीटी ने ये देखें मुझे मास्टर प्रॉम्प्ट जो है वो बना के दे दिया है। ये देखें जी, रेडीमेड मास्टर प्रॉम्प्ट हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिला है। ये आप वर्क फ्लो देख सकते हैं। सबसे पहले वो क्या लिख रहा है कि आस्क फॉर वीडियो लेंथ के बारे में पूछें। जब वो बता दिया जाए तो फिर जनरेट स्टोरी आइडियाज़, फिर उसने हमें 10 स्टोरी आइडियाज़ देने हैं। और तीसरे नंबर पे ये देखें क्या लिखा है, डिज़ाइन स्टोरी अकॉर्डिंग टू वीडियो लेंथ के हिसाब से हमें स्टोरी मिलेगी और हमें हमारी स्टोरी के अंदर मौजूद जो कैरेक्टर्स हैं और जो लोकेशंस हैं उनके हमें सबसे पहले प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। ये एक फॉर्मेट के तौर पे एग्जांपल भी इसमें उसने शामिल कर दी है। और पांचवा जो स्टेप है हमारे वर्क फ्लो का उसके अंदर ये है कि जनरेट एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स। इसमें वो हमें क्या करेगा, एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो बना के दे देगा। तो मैं इस मास्टर प्रॉम्प्ट का आपको रिजल्ट चेक करवाता हूँ। हम क्या करेंगे, इस मास्टर प्रॉम्प्ट को यहाँ से करेंगे कॉपी। इस मास्टर प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ न्यू चैट में और यहाँ पे उस मास्टर प्रॉम्प्ट को मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये देखें जी, जब मैंने उसको मास्टर प्रॉम्प्ट सेंड किया तो वो मुझसे पूछ रहा है हाउ मैनी मिनट्स लॉन्ग डू यू वांट योर वीडियो टू बी। आपको कितने मिनट की वीडियो चाहिए। तो जहाँ पे हम जस्ट उसको बता दें कि मैं उसको लिख देता हूँ 5 मिनट्स। अब इसको सेंड करते हैं। अब ये देखें जी, उसने स्टेप 2 जो है वो शुरू कर दिया है और वो मुझे इस स्टेप में क्या करेगा, 10 वीडियो आइडियाज़ देगा। तो ये 10 वीडियो आइडियाज़ देने के बाद अब वो पूछ रहा है कि आप आइडिया नंबर जो है वो सिलेक्ट करें। मैं मिसाल के तौर पे 8 सेलेक्ट कर देता हूँ। ये जब मैं इसको सेंड करूँगा तो अब वो मुझे करैक्टर्स और लोकेशन के जो रेफरेंस प्रॉम्प्ट्स हैं ना वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट मी टू प्रोवाइड इमेज प्रॉम्प्ट्स। तो हमने जस्ट यहाँ पे यस टाइप कर देना है। यस टाइप करने के बाद जो है वो हमें हमारी स्टोरी के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये प्रॉम्प्ट्स हमें मिलना शुरू हो गए। तो दोस्तों अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि अब हमने अपनी वीडियोस किस तरह से जनरेट करवानी है। तो दोस्तों इसके लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले विस्क। आपको पता है कि विस्क एक बहुत ही पावरफुल इमेज जनरेशन टूल है और इसका सारा जो प्रोसेस है ना वो मैंने अपनी इस वाली वीडियो में डिटेल से समझाया हुआ है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी वीडियो बेशक ना देखें, लेकिन इस वीडियो का वो वाला पार्ट जो है वो आप देख लीजिए जब हम विस्क से काम स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे जाके हम अपने करैक्टर्स बनवाते हैं और फिर जो है वो अपने इमेजेस बनवाते हैं और फिर उन इमेजेस को कैसे हम ग्रॉक से जाके एनिमेट करवाते हैं। दोस्तों मास्टर प्रॉम्प्ट तो आपने बनवा लिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि आप इस मास्टर प्रॉम्प्ट को जाके ट्राई करें। मतलब आप इससे जो वीडियोस बनवाना चाहते हैं आप वो बनवाएं। अगर तो वीडियोस ठीक बन जाती हैं, यानी जिस तरह आप बनवाना चाह रहे थे उसी तरह की वीडियोस आपको हासिल होती हैं, तो फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर कोई इसमें कमी बाकी रह गई है या कोई गलती हो गई है तो फिर आप क्या करें, फिर आप जाएं चैट जीपीटी के ऊपर, वहाँ पे न्यू चैट ओपन करें और वहाँ पे लिखें कि मैंने इस तरह की जो वीडियोस हैं ना वो बनवाने के लिए एक मास्टर प्रॉम्प्ट बनवाया था, लेकिन उस मास्टर प्रॉम्प्ट में ये ख़राबी है, ये कमी है। तो मैं आपको वो प्रॉम्प्ट सेंड करता हूँ, आप मुझे वो ख़राबी जो है वो ठीक करके दें। और इसको जब आप सेंड करेंगे तो चैट जीपीटी आपको कहेगा कि हाँ ठीक है, आप वो मास्टर प्रॉम्प्ट भेजें, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। और जब वो ये कहे तो उसके बाद आपने मास्टर प्रॉम्प्ट उसको सेंड कर देना है। जब आप सेंड करेंगे तो वो आपको मास्टर प्रॉम्प्ट जो है वो बिल्कुल उसमें जो कमी कोताही होगी वो ठीक करके आपको एक नया मास्टर प्रॉम्प्ट जो है वो बना के दे देगा। दोस्तों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है एक एआई इमेज या
वीडियो बनाने के लिए प्रॉम्प्ट लिखना, जबकि रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी पहले से बनी हुई AI इमेज या वीडियो में से उसका प्रॉम्प्ट निकालना। रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को प्रॉम्प्ट एक्सट्रैक्शन भी कहा जा सकता है। दोस्तों, अब ये रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई? कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इमेज या कोई AI वीडियो हमारी नज़रों के सामने से गुजरती है और हम सोचते हैं कि वाह यार, कितना परफेक्ट स्टाइल है, कितनी परफेक्ट इसके अंदर कैमरा एंगल्स हैं, लाइटिंग परफेक्ट है। आखिर AI टूल को कौन सा प्रॉम्प्ट दिया गया होगा जिससे ये AI इमेज या वीडियो बनी है? तो इस सूरत में अगर हम खुद से उस इमेज को एनालाइज करने बैठ जाएंगे ना कि इस इमेज के अंदर करैक्टर क्या है, कौन से ओरिजिन का है, कितनी एज का है, किस स्टाइल में बैठा है, लाइटिंग क्या है, बैकग्राउंड में कितना ब्लर है, तो इस पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और फिर भी हो सकता है कि हम वो वाला प्रॉम्प्ट ना बना पाएँ जिससे हमें उस इमेज के जैसी या उस AI वीडियो के जैसी वीडियो हासिल हो जाए। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं एक इमेज का प्रॉम्प्ट निकालने के बारे में। तो इसके लिए मैं आपको 2 प्रोसेस बता देता हूँ, आपको इनमें से जो ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इमेज प्रॉम्प्ट निकालने का पहला तरीका है कि आपने गूगल क्रोम पे आके टाइप करना है इमेज टू प्रॉम्प्ट और इसको सेंड कर देना है। यहाँ पे इस वाली वेबसाइट को आप ध्यान से देख लीजिए, इस वाली वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। अब इसके बाद इसका ज़रा वर्क फ्लो समझ लीजिए। यहाँ से ये इमेज टू प्रॉम्प्ट पे आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टैप करके आपने अपना इमेज अपलोड करना है जिसका आप प्रॉम्प्ट लेना चाहते हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये जनरल इमेज प्रॉम्प्ट है और नीचे ये अगर आपने जेसन प्रॉम्प्ट निकालना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे दी हुई हैं, मतलब यहाँ पे ये मिड जर्नी है, मतलब आपने अगर यहाँ से प्रॉम्प्ट लेके जो इमेज है वो मिड जर्नी से बनवाना है तो ये मिड जर्नी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। लेकिन जो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन जहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो एक ये है जनरल इमेज प्रॉम्प्ट और दूसरा अगर आप जेसन निकालना चाहें तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको जनरल इमेज प्रॉम्प्ट पे सिलेक्ट करता हूँ। अब हम यहाँ पे टैप करके अपना एक इमेज अपलोड कर लेते हैं जिस इमेज का हमें प्रॉम्प्ट चाहिए। दोस्तों, ये देखें, ये इमेज अपलोड हो गया यहाँ पे। अब आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे जनरेट प्रॉम्प्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें जी, हमें हमारे इमेज का प्रॉम्प्ट मिल चुका है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इजीली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हैं। मैं इसका रिजल्ट भी आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ से हम इस प्रॉम्प्ट को करते हैं कॉपी करने के बाद आप आ जाएं जेमिनी की एप्लीकेशन पे। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इमेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पे वो वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट करके अब इसको चेक करते हैं कि हमने जिस इमेज का प्रॉम्प्ट निकाला है क्या उस प्रॉम्प्ट से वाकई उस इमेज के जैसा इमेज बनता है या नहीं। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आइए देखते हैं। ये इमेज तकरीबन हमारा बन चुका है। तो ये देखें जी, ये जिस तरह का इमेज हमने देखा था उस इमेज के जैसा इमेज हमने बनवा लिया। यहाँ से अब मैं आपको ना जेसन प्रॉम्प्ट का रिजल्ट भी चेक करवाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ जेसन पे और एक बार फिर जनरेट प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये उसने अब आप देख सकते हैं कि जेसन प्रॉम्प्ट दे दिया है। इसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर से जेमिनी पे आके ये जेसन प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जेसन प्रॉम्प्ट से जो इमेज बना है वो उससे ज़्यादा मैच कर रहा है जो हमारा ओरिजिनल इमेज था। ये तीनों इमेजेस आपको मैं साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। ये हमारा ओरिजिनल इमेज था जिसका हमने प्रॉम्प्ट निकाला। इसका जनरल प्रॉम्प्ट निकालने से उस जनरल प्रॉम्प्ट का रिजल्ट ये था और इसके जेसन प्रॉम्प्ट का रिजल्ट ये था। अब आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको जनरल प्रॉम्प्ट का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा पसंद आया या जेसन प्रॉम्प्ट का। मुझसे अगर पूछें तो मुझे जेसन प्रॉम्प्ट का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि इसमें जनरल प्रॉम्प्ट की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेसी आई है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इमेज का प्रॉम्प्ट निकालने के दूसरे तरीके की तरफ और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों को ये दूसरा तरीका ज़्यादा पसंद आएगा। दूसरे तरीके में आपने क्या करना है, आपने आ जाना है चैट GPT पे। यहाँ पे आपने ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करके फोटोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना वो वाला इमेज यहाँ पे अपलोड कर लेना है जिसका आप प्रॉम्प्ट निकालना चाहते हैं। इमेज अपलोड करने के बाद आपने ये वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करना है। ये इमेज टू प्रॉम्प्ट के टाइटल से आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस प्रॉम्प्ट को आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे सेंड कर देना है इसको। तो जैसे ही आप इसको सेंड करेंगे तो हमें हमारे इमेज का जो प्रॉम्प्ट है वो मिल जाएगा। आपने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो ये देखें, ये प्रॉम्प्ट हमें मिल चुका है। आइए ज़रा इसका रिजल्ट भी हम चेक करते हैं। अब आप ज़रा देख लें कि हमारा ओरिजिनल इमेज ये है जिसका हमने प्रॉम्प्ट निकाला है और अब हम इस प्रॉम्प्ट से इमेज बनवा के देखते हैं कि क्या वैसा ही इमेज बनता है या नहीं। तो वो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे जेमिनी पे आके पेस्ट कर दिया है। आप किसी भी जो इमेज जनरेटर है उससे ये रिजल्ट चेक कर सकते हैं और यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को हम करते हैं सेंड। तो ये आप देख सकते हैं कि हमें जो इमेज है हमारा बन चुका है और आप ये ज़रा गौर कीजिए कि जो हमारा ओरिजिनल इमेज था उससे कितना सिमिलर ये इमेज बना है। और यहाँ पे ज़रा एक बहुत ही ज़रूरी बात सुन लीजिए कि ये मैं अभी जेमिनी से यानी नॉर्मल नैनो बनाना जो है उससे इमेज बनवा रहा हूँ जिसकी प्रॉम्प्ट एडहेरेंस जो है वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। अगर आप यही जो इमेजेस हैं आप नैनो बनाना प्रो से या नैनो बनाना 2 से बनवाएंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली बनेंगे। दोस्तों, अब तक तो हमने इमेज की रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखा है, लेकिन अब हम सीखने जा रहे हैं
एक वीडियो की रिवर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी एक वीडियो आप कहीं पे देखते हैं, वो आपको बहुत पसंद आती है और उस वीडियो के जैसी वीडियो आप बनाना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को प्रॉम्प्ट कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। तो दोस्तों, एक वीडियो को आप प्रॉम्प्ट निकालने का ये वाला तरीका अभी तक किसी ने नहीं बताया, लिहाजा इसको आपने मिस नहीं करना। इसके लिए आपने आ जाना है जेमिनी की एप्लीकेशन पे, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टैप करके आपने यहाँ पे गाइडेड लर्निंग वाला ऑप्शन जो है इसको आपने सिलेक्ट करना है। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने प्लस वाले बटन पे क्लिक करके अपनी वो वीडियो ऐड कर लेनी है जिसका आप प्रॉम्प्ट निकालना चाहते हैं। मैं जल्दी से उसको ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करना है। ये वाला प्रॉम्प्ट जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो टू प्रॉम्प्ट के नाम से मिल जाएगा। आपने इसको वहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको सेंड कर देना है। तो अब ये जेमिनी क्या करेगा, ये आपकी इस पूरी वीडियो को एनालाइज करेगा और फिर इस वीडियो की जैसी वीडियो बनाने के लिए हमें एक प्रॉम्प्ट दे देगा। तो दोस्तों, ये देखें, उसने हमें प्रॉम्प्ट जो है वो बना के दे दिया है। आइए इस प्रॉम्प्ट का ज़रा जल्दी से रिजल्ट भी चेक करते हैं। मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से करता हूँ कॉपी, उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे फ्लो पे आके मैंने पेस्ट किया है और इसको सेंड करते हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। दोस्तों, ये वीडियो हमारी बन चुकी है और अब आप देख सकते हैं कि कितनी उसने सिमिलर जो है वो वीडियो बना के दी है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब ज़रा एक ज़रूरी बात सुनते जाइए कि अगर आपने इस वीडियो को पहली मरतबा देखा है ना, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखिए, ताकि जो कुछ कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बाकी रह गई हैं वो भी क्लियर हो जाएं। और एक छोटी सी गुजारिश आपके साथ ये है कि इस वीडियो को एक ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसे आप समझते हैं कि उसे इसकी ज़रूरत हो सकती है। इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।